नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्ल्ड स्टडी में, जहां हम डिस्कस करते हैं देश और दुनिया भर के समसामयिक मुद्दों के बारे में। इसी क्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्या चाइना नया यूएसएसआर या जापान बनने वाला है? इसमें के लिए क्या अमेरिका अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा? जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं आज हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। तो देखिए दोस्तों, दुनिया भर के न्यूज आउटलेट्स हैं वो इस विश्लेषण को, इस पॉलिटिक विचार को अपनी हेडिंग बनाए हुए हैं कि क्या वास्तव में चीन का जो सपना है 21वीं सदी में राज करने का दुनिया पर, वो टूटने वाला है? क्या अमेरिका अपनी चाल में इसके लिए कामयाब हो जाएगा? क्या चाइना नया यूएसएसआर या जापान बनने वाला है? तो इसी क्रम में देखिए, इन्होंने अपनी न्यूज़ हेडिंग बनाई हुई है न्यूज़ आउटलेट्स ने, जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें चलना होगा वर्ल्ड मैप पर। तो देखिए, ये है विश्व का मैप, जिसमें आप देख पा रहे हैं ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको अमेरिका भी बोलते हैं, जो कि अभी महाशक्ति के रूप में जाना जाता है। ये है इसका चिर प्रतिद्वंदी रसिया, और जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये है चाइना, और ये आप देख रहे हैं इधर साइड में पूर्व में ये है जापान। तो इस तरह से ये देशों की भौगोलिक स्थिति है, जो कि आपस में कभी न कभी दुश्मन भी रहे हैं और दोस्त भी रहे हैं। तो चीन, जो पहले दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हुआ करता था, अब धीमा पड़ता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में चीन की विकास दर में गिरावट आई है, जहां कभी चीन जो है 10% से ज़्यादा की दर से विकास कर रहा था, अब ये केवल 5% तक सिमट कर रह गया है। और अगर स्वतंत्र विश्लेषकों के अनुसार, जो एनालाइज करने वाले हैं उनके अकॉर्डिंग, ये आंकड़ा केवल 3% तक गिर गया है। इस धीमे विकास का इफेक्ट चीन के व्यापार, उद्योग और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। चीन की ये हालत किसी के लिए भी अजनबी नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय देशों ने चीन के खिलाफ टैरिफ और नॉन टैरिफ जो प्रतिबंध लगाए हैं, बैन लगाए हैं, जिससे चीन के व्यापार में कई रुकावटें आ गई हैं। ये सब उस चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, जो कभी दुनिया पर राज करने का सपना देख रहा था। बात करें चीन की जो वैश्विक स्थिति है उसके बारे में, तो चीन, जिसने 20वीं सदी के अंत तक वैश्विक व्यापार में खुद को स्थापित किया, अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। एक जो सर्वे इंस्टीट्यूट है, ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट, जिसको ASPI के नाम से भी जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो दुनिया भर के 44 हाईटेक और स्ट्रेटजिक क्षेत्र हैं, उनमें से 37 में चीन जो है अब अमेरिका से आगे है। मतलब जो 44 क्षेत्र हैं उनमें 37 में चाइना आगे है USA से। तो ये दिखाता है कि चीन ने हाई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी पकड़ को बहुत मजबूत कर लिया है। चीन ने हाल ही में डीप सीक जैसी प्रौद्योगिकियों को विकसित किया है। डीप सीक जो कि एक AI टूल है, जो चैट GPT जैसा है, लेकिन अमेरिकी तकनीकी उत्पादों की तुलना में इसकी जो लागत है वो बहुत कम है। इसे देखकर ये लग सकता है कि चीन भविष्य में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया पर हावी हो जाएगा। मीन्स जो बहुत सारे क्षेत्र हैं उनमें चाइना जो है अमेरिका से बहुत आगे निकलने की संभावना में है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, ये एक पक्ष है केवल। अगर दूसरा पक्ष देखा जाए तो उसकी जो विकास दर है वो भी नीचे जा रही है। अब सवाल ये उठता है, क्या चीन भी वही रास्ता अपनाएगा जो सोवियत संघ और जापान ने अपनाया था? क्या वह भी विकास के जो हाई लेवल पीक पॉइंट पर पहुंचकर अचानक गिर जाएगा? तो देखिए, उसके लिए हमें चलना होगा USSR के मैप पर। आप ये जो रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं आपको, वो है रसिया, और जो उसके बगल में, चाहे वो कजाकिस्तान है, चाहे उज्बेकिस्तान है, यूक्रेन है, और ये 11 देश देख रहे हैं, ये कभी पार्ट हुआ करते थे USSR का, जो 91 में टूटकर स्वतंत्र देश बन गए। तो देखिए, सोवियत संघ का उदाहरण हमारे सामने है। 1917 में सोवियत संघ एक बहुत पिछड़ी हुई इकोनॉमी था, लेकिन कम्युनिस्ट साम्यवाद के तहत उसने इतनी तेजी से प्रगति की कि उसकी सेना जो सेकेंड वर्ल्ड वार था उसमें हिटलर को भी हराने में सक्सेसफुल रही थी। 1961 तक सोवियत संघ अंतरिक्ष में पहला ह्यूमन भेजने वाला देश बन चुका था। मीन्स ऐसा पहला देश था रसिया या सोवियत संघ 1961 में, जिसने अंतरिक्ष में पहला आदमी भेजा था।
निकिता क्रुश्चेव ने पूंजीवादी देशों को चेतावनी दी थी कि हम तुम्हें दफना देंगे। उस समय सोवियत संघ की जो प्रोग्रेस थी इतनी तेजी से हो रही थी कि वह सभी के लिए चुनौती बना हुआ था और उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत माना जाता था। लेकिन 1960 के बाद सोवियत संघ की प्रगति जो है बहुत धीमी हो गई। वह केवल उन्हीं क्षेत्रों में अच्छा कर रहा था जहां पर कीमतों के कोई मायने नहीं था, यानी जहां कीमतों की कोई वैल्यू नहीं थी, जैसे कि स्पेस में, डिफेंस क्षेत्र में, इनमें कीमतों का कोई वजूद नहीं था। लेकिन बात करें कंज्यूमर क्षेत्र की, कंज्यूमर वस्तुओं की, उनमें वह कंपटीशन नहीं कर पा रहा था और देशों के मुकाबले, खास करके यूरोप और यूएसए के मुकाबले। उसकी जो सेंट्रल प्लानिंग सिस्टम था, उसकी जो केंद्रीय योजना प्रणाली थी, उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का कोई भी रास्ता नहीं था कि कैसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, जिससे उसका जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो रुक गया था। तो इस तरह से जैसे जैसे समय बीतता गया, यूएसएसआर का विघटन हुआ और उससे रसिया और जो अन्य उसके 11 देश थे, उनकी इकोनॉमी कहीं ना कहीं सिकुड़ कर रह गई। अब बात किया जाए जापान की, तो आप देख पा रहे हैं ये जापान एक छोटा सा देश है, लेकिन कभी इसका इतना वर्चस्व था कि इसने द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका और अन्य देशों के, चीन के, बहुत सारे और देशों के बहुत छक्के छुड़ा दिए थे। यह अपने कर्मठ कौशल के लिए जाना जाता था। तो जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक अविश्वसनीय, अनबिलीवेबल आर्थिक चेंजमेंट किया। शुरुआत में जापान के उत्पादों को सस्ते और कम गुणवत्ता वाले मानकर उनका जो है मजाक उड़ाया गया था, लेकिन जल्दी ही जापान की कंपनियां अमेरिका और यूरोपीय देशों को चुनौतियां देने लगीं, जैसे कि टोयोटा, सोनी, पैनासोनिक जैसे नाम वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध हो गए। जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी और 1980s तक अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभर आया जापान। लेकिन 1990 में जापान की अर्थव्यवस्था चरम पर पहुंच गई और वहां पर चरम पर पहुंचकर फिर वो कांस्टेंट हो गई, स्थिर हो गई। इसके लिए एक वजह ये भी था, 1985 है, 1985 में एक समझौता हुआ न्यूयॉर्क के प्लाजा होटल में, जिसको प्लाजा एग्रीमेंट भी कहा जाता है, जिसमें क्या है, जो जापान की मुद्रा है येन, इसको महंगा कर दिया गया, जिससे उसकी प्रतिस्पर्धा में कमी आ गई और जो जापान का डेवलपमेंट था वो वहीं के वहीं स्थिर हो गया। इसके बाद जापान में भारी अटकलें लगी और उसकी जो शेयर बाजार थे, संपत्तियां थी, उनमें बुलबुले फूट पड़े, मीन्स बिल्कुल धराशायी हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप जापान के बैंक दिवालिया हो गए और उसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ गई। जापान का सपना भी टूट गया, क्योंकि जापान भी कभी सपना देखता था विश्व में एक महाशक्ति बनने का। अमेरिका फिर से उससे आगे निकल आया और कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका ही अहम रोल निभाता रहा है, चाहे वो यूएसएसआर के अगेंस्ट हो, चाहे वो जापान के अगेंस्ट हो। अब यूएसएसआर जो बन चुका है रसिया, वो अब व्यस्त है यूक्रेन के साथ युद्ध में, जिसको सपोर्ट कर रहा है यूएसए। अब बात की जाए चाइना की, तो चाइना जैसे ही अपनी ग्रोथ पकड़ रहा था, तभी यूएसए में हाल ही में जो इलेक्शन हुए हैं, जिसके प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने आते ही चाइना के खिलाफ ट्रेड वार की घोषणा कर दी और बहुत सारे टैरिफ लगा दिए हैं। हालांकि चाइना ने भी पलटवार किया है और टैरिफ लगाए हैं, लेकिन इससे कहीं ना कहीं चाइना की जो ग्रोथ है उस पर इफेक्ट पड़ना संभव है। चीन की स्थिति अब सोवियत संघ और जापान जैसी दिख रही है। चीन ने कई हाई टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में खुद को स्थापित किया है, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था अब धीमी हो रही है। इसके अलावा चीन की विकास दर घटने से उसके समक्ष कुछ गंभीर चुनौतियां भी आ रही हैं। चीन का जो राज्य पूंजीवाद मॉडल है, जिसमें बाजार अर्थव्यवस्था के तत्वों को राज्य के मार्गदर्शन और सब्सिडी के साथ जोड़ा जाता है, अब ये मॉडल संकट में है। चीन में जो कंपनियां हैं पहले तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन अब उनका जो कंपटीशन है वैश्विक स्तर पर बहुत मुश्किल हो रहा है। वो वैश्विक स्तर की कंपनियों को, चाहे वो टैरिफ के माध्यम से हो या किसी और वजह से, लेकिन वो कंपटीशन नहीं दे पा रही हैं। जो चाइना ने भविष्यवाणी की थी 20वीं सदी के अंत में कि आने वाली सदी यानी 21वीं सदी वो चाइना की होगी, चाइना दुनिया पर राज करेगा, लेकिन वर्तमान में उसके सामने जो कठिनाई आ रही हैं उससे वो सपना धराशायी होता नजर आ रहा है। चीन का ट्रेड वार, उसका धीमा विकास और उसकी अर्थव्यवस्थाओं की समस्या इस दुनिया पर उसको राज करने से रोकने वाली हैं।
आज चीन अपनी स्थिति को बचाने के लिए लड़खड़ा रहा है, संघर्ष कर रहा है। अगर वह अपनी विकास दर को वापस बढ़ाने में सक्षम नहीं होता है, तो शायद उसे अगला यूएसएसआर, सोवियत संघ और जापान की तरह ही ढहने का सामना करना पड़े। तो चीन का सपना टूटे या नहीं, यह भविष्य के घटनाक्रम पर निर्भर करेगा। क्या वह अपने मॉडल को सुधारने में सक्षम होगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। चीन को सोवियत संघ और जापान की तरह संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह सब उसकी नीति, वैश्विक हालात और अंदरूनी चुनौतियों पर निर्भर करेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने चर्चा करी चीन के भविष्य के बारे में। क्या आप भी मानते हैं चीन का जो सपना है 21वीं सदी में सुपर पावर बनने का, वो टूट सकता है? क्या चीन सोवियत संघ और जापान के जैसे ही उसका हाल होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।